दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और सीएम योगी के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज भी सीएम 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण के चुनाव के लिए वो प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे सीएम। तो आज भी सीएम 4 चुनावी सभाएं करने जा रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए वो प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। 4 चुनावी सभा आज सीएम योगी की है। 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर है। इस दौरान कुल मिलाकर 8 जनसभाएं और कई रोड शो उनके होने हैं। कल भी वो धुआंधार प्रचार में व्यस्त रहे। आज भी उनकी 4 जनसभाएं हैं, रोड शो है। तीसरे चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है और उससे पहले स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में है सीएम योगी। सुबह करीब 12 बजे जागीपाड़ा विधानसभा में उनकी जनसभा है। दोपहर 1:35 पर चंदन नगर में जनसभा, 3:05 पर अमता विधानसभा हावड़ा ग्रामीण में उनकी जनसभा है। 4:15 बजे हावड़ा ग्रामीण से रवाना होंगे। 4:40 से कोलकाता एयरपोर्ट से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। सुबह 10:30 बजे से उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। मिनट दर मिनट सीएम का कार्यक्रम जान लीजिए। सुबह खनाकुला विधानसभा में जनसभा, करीब 12 बजे जांगीपाड़ा विधानसभा श्रीरामपुर में उनकी जनसभा है। दोपहर 1:35 पर चंदन नगर विधानसभा क्षेत्र हुगली में उनकी एक जनसभा है। इसके अलावा 3:05 पर अमता विधानसभा हावड़ा ग्रामीण में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 जनसभाएं आज सीएम योगी की। 4:40 पर कोलकाता एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए सीएम योगी रवाना हो जाएंगे। सुबह 10:30 बजे खनाकुल विधानसभा आराम बाग में उनकी जनसभा है और उसी से आज दिन के कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री के मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो रहने वाले हैं वो आपने जाने। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव के। पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन का दूसरा दिन है। आज नामांकन दाखिल करने का दूसरा और आखिरी दिन भी है। पहले चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है आज। 2 दिनों का वक्त और दूसरा दिन आज भी 4 पदों के लिए नॉमिनेशन फाइल किया जा सकेगा। नामांकन दाखिल कर सकेंगे जो प्रत्याशी हैं। नामांकन के पहले दिन प्रत्याशियों की बड़ी भीड़ उमड़ी थी। पहले चरण में 18 जिलों में 15 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 4 पदों के लिए वोटिंग होनी है। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है अहम खबर आपको दे रहे हैं कि अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, चुनावों में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको नॉमिनेशन फाइल करना होगा। आज पहले चरण की वोटिंग से पहले आज ये नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख आज। 2 दिनों का वक्त नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। कल के दिन भी नॉमिनेशन फाइल किए गए पूरे प्रदेश में। तो अलग अलग पदों के लिए 4 अलग अलग पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चल रही है। 4 अलग अलग प्रपत्र भी अपने नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त रखे जा रहे हैं। शपथ पत्र में जो चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो विवरण देना पड़ेगा उम्मीदवारों को अपने खर्चे का। ये सारी चीजें, नॉमिनेशन के बारे में क्या क्या करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो हम आपको समझा रहे हैं। अब आप समझिए कि पहले चरण की 15 अप्रैल को चुनाव होना है, तो 3 और 4 अप्रैल को नॉमिनेशन फाइल करने के आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण की 7 से 8 अप्रैल, यानी कि 2 दिन का वक्त है। फिर उसके बाद तीसरा चरण होगा 13 से 15 अप्रैल। तो 2 दिनों का वक्त मिलेगा हर एक चरण से पहले नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। फिर चौथे चरण की बात करें तो 17 और 18 अप्रैल के दिन। और पहले चरण की नॉमिनेशन फाइल करने की दूसरी ये तारीख है, दूसरा दिन और आखिरी दिन भी है। तो पंचायत चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। कांग्रेस ने पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कि 17 जिलों के जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों का नाम है, जिनका ऐलान कर दिया गया है। तो कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आगरा, अयोध्या, बरेली, भदोही, गोरखपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, कुल मिलाकर 17 जिले हैं जिनसे संबंधित उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। बीजेपी अपनी लिस्ट निकाल चुकी है। कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 17 जिलों के जिला पंचायत सदस्यों का नाम है। कौन कहां से कंटेस्ट कर रहा है उसका पूरा ब्यौरा इस वक्त लिस्ट एबीपी गंगा के पास, जो हम आपको दिखा रहे हैं। 17 जिलों के जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की तरफ से इस वक्त आपके स्क्रीन पर पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले भाजपा भी अपनी लिस्ट निकाल चुकी है और अब कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है।
सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में दिखा। यहां पर डीएम दीपक मीणा और एसपी राम अभिलाष त्रिपाठी ने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया, जिसमें बासी तहसील के जोगिया बुजुर्ग और खेसरहा ब्लॉक में संवेदनशील बूथों की उन्होंने जांच की और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी इस दरमियान दिए गए। लापरवाही बरतने पर फटकार भी लगाई गई। यहाँ पे सबसे पहले उन 10 लोगों का बुलाओ, सुबह वो वोट डालें, उनको फिर बैठा दो, क्योंकि वोट ही डालना है ना, उनकी कैंपेनिंग तो होनी नहीं है। तो सबसे पहले जो पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है और इस कड़ी में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगल में अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी पहले भी कई केस उसके ऊपर दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर बागपत से मिल रही है। यहां पर पुलिस और शराब तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई और गोली लगने की वजह से एक तस्कर घायल हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बागपत से, पुलिस और शराब तस्करों में मुठभेड़। घायल तस्कर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। एक और तस्कर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। एक कार, 34 पेटी शराब, 2 तमंचे और कारतूस इनके पास से बरामद किए गए। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक शराब तस्कर जख्मी हुआ है, दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से ये सारा सामान बरामद कर लिया गया। शराब की पेटियां बरामद की गई। और अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं खबरें पूर्वांचल सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी ने भी पंचायत चुनाव में ताल ठोक दी है। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने अपना नामांकन फाइल किया। वो वार्ड नंबर 45 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी के मैदान में उतरने से पंचायत चुनाव की राजनीति में गर्माहट आ गई है। बलिया में पंचायत चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया, लेकिन इसी बीच 2 पक्षों में वर्चस्व को लेकर जंग चल गई। जमकर फायरिंग में लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ से केस दर्ज करके 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में जिम्मेदार अधिकारी गांव-गांव घूमकर लोगों को आचार संहिता का पाठ पढ़ा रहे हैं। करीमुद्दीन नगर थाना क्षेत्र के कई गांव में एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ मार्च किया और लोगों से बेफिक्र होकर मतदान करने की अपील की। भदोही में डीएम मारका अखौरी और एसपी रामबदन सिंह ने पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने आए लोगों से अपील की कि वो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस दरमियान प्रत्याशियों को फटकार भी लगाई गई और सख्त हिदायत भी दी गई। आजमगढ़ में बैंकों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। पंचायत चुनाव में नामांकन की औपचारिकता पूरी करने के लिए लोग बैंक में ट्रेजरी चालान जमा करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते कई जगह जाम की स्थिति पैदा हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर आईजी रेंज वाराणसी ने चंदौली में अधिकारियों और थाना प्रभारी के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सभी जानकारियों की बारीकी से जाना, दिशा निर्देश भी दिए। कुशीनगर में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने छोटी गंडक नदी किनारे छापा मारा। इस दौरान पुलिसकर्मी खुद नाव चलाकर कच्ची शराब के ठिकाने पहुंचे और भारी मात्रा में कच्ची शराब को नष्ट किया। देवरिया में पुलिस ने अवैध असले के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी तरकुलवा पुलिस ने की है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मऊ शहर के मशहूर निजी अस्पताल में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद डीएम ने अस्पताल को सील करने का आदेश जारी कर दिया। एक मरीज के कोविड पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल के स्टाफ का एंटीजन टेस्ट किया गया। वाराणसी में कैंट पुलिस की तेजी रंग लाई है और यहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ ही घंटों में किडनैप हुई नाबालिग को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि फुवारिया इलाके की 2 बच्चियों को किडनैप किया गया था। गोरखपुर में प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे भाजपा के सेक्टर प्रभारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
मिर्जापुर में किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है, जिससे हर साल 10 लाख रुपए की कमाई होगी। व्यावसायिक खेती कर रहे किसानों से कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र ने मुलाकात की और उनकी फसल को देखा भी, साथ ही उनकी मेहनत की तारीफ की। तो पूर्वांचल की सभी खबरें आपने फटाफट अंदाज में देखी और अब देश का कोरोना से संबंधित आंकड़ा भी जान लीजिए, जो कि हर दिन के साथ एक नई चिंता खड़ी कर रहा है। यूपी में सबसे पहले बात करेंगे। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव 14 लोगों की मौत हुई है, जिसमें राजधानी लखनऊ के 6 लोग भी शामिल हैं। ऐसे में सरकार ने प्रदेश में फोकस टेस्टिंग की तर्ज पर फोकस वैक्सीनेशन का अभियान चलाने का फैसला लिया है। यह अभियान 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 8 और 9 अप्रैल को मीडिया कर्मियों, अलग अलग प्रतिष्ठानों के लोगों, दुकानदारों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 10 अप्रैल को बैंक, इंश्योरेंस कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। 12, 13 और 14 अप्रैल को स्कूल कॉलेज में शिक्षकों को वैक्सीन लगेगी। 15 और 16 अप्रैल को बस ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी पटरी वालों को वैक्सीन लगेगी। तो इसके अलावा 17 और 19 अप्रैल को सरकारी दफ्तरों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को, जबकि 20 और 21 अप्रैल को वकीलों और जुडिशियल कर्मचारियों का वैक्सीनेशन होगा। वहीं 22 और 23 अप्रैल को प्राइवेट दफ्तरों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। और विवेक त्रिपाठी इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कोरोना का आंकड़ा तो आप दर्शकों को दें, साथ साथ जो ये फोकस वैक्सीनेशन है, ये ड्राइव कब तक चलेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसके बारे में दर्शकों को आप बताएं। तो लगता है विवेक की आवाज फिलहाल साफ नहीं आ पा रही है, उनसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन फोकस टेस्टिंग के बाद अब फोकस वैक्सीनेशन पर सरकार अपना ध्यान केंद्र कर रही है और उसके पीछे मकसद यही है कि जितना हो सके जल्द से जल्द फोकस क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, ताकि कोरोना की कोई भी नई चेन ना बनने पाए, इम्यूनिटी उनके अंदर डेवलप की जाए। और ये जो नए मामले रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं जिनको घर से बाहर निकलना जरूरी होता है, मसलन वो मीडिया कर्मी हो, कोर्ट्स में काम हो रहे हैं, बस ड्राइवर हैं, ऑटो चालक हैं, उन सब की भी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो जाए। विवेक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी लखनऊ से। विवेक, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो फोकस टेस्टिंग के बाद अब सरकार फोकस वैक्सीनेशन कर रही है, तो क्या ये इसका पहला फेज माना जाए या आगे भी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इसी तरह फोकस करके, इकट्ठा करके सरकार वैक्सीनेट करेगी ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके? जी आशा, देखिए, फोकस वैक्सीनेशन का मकसद ये है कि उन इलाकों को, उन ऐसे जगहों को चिन्हित किया जाए जहां पब्लिक की सबसे ज़्यादा आवाजाही होती है। बैंक हो गए, स्कूल हो गए, इसी तरह से व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जो ड्राइवर हैं, जो बसों के ड्राइवर हैं, रोडवेज के हैं, ऑटो के हैं, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, इन सब जगहों पर पब्लिक सबसे ज़्यादा आती जाती है। मकसद ये है कि यहाँ पर रोकथाम अगर लगेगी तो कोरोना का संक्रमण फैलने से बचाया जा सकेगा। लोगों की आवाजाही होती है, इसके अलावा जो ड्राइवर हैं या बैंक कर्मी हैं या शिक्षक हैं, स्कूल कॉलेज हैं, उन सब को भी बचाया जाएगा। ये फोकस वैक्सीनेशन इसीलिए शुरू किया गया है और ये पहला चरण है, अभी शुरुआत है। हो सकता है इसके आगे और लोगों को इसमें शामिल किया जाए। जो सरकारी विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, तमाम ऐसे पुलिस विभाग है, प्रशासन के तमाम अलग अलग विभाग हैं, सीडीओ हैं, जो जिला विकास कार्यालय है, उस तरह के विभागों को इसमें शामिल किया जाएगा। पहले चरण में जो पब्लिक है, जो निजी संस्थान है, उनको शामिल किया गया है और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। चूंकि लखनऊ में स्थिति ज़्यादा खराब है, लखनऊ में 1041 मरीज आ चुके हैं बीते 24 घंटे में। लखनऊ के अलावा जो प्रदेश का आंकड़ा है वो भी चौंकाने वाला है और देश का भी चिंताजनक है। बीते वर्ष जो स्थिति थी सितंबर में, वो स्थिति अब लखनऊ में दोहराई जा रही है, यानी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं और तेजी से संक्रमण फैल रहा है। पुलिस अपने प्रयास कर रही है, अभी लगातार ड्राइव चल रही है पुलिस और प्रशासन की, जिसमें वो बिना मास्क वालों के चालान कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की संख्या भी लखनऊ में सबसे ज्यादा है, पूरे प्रदेश में अगर देखें तो वैक्सीनेशन यहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो लापरवाही है, बड़े स्तर पर लापरवाही हो रही है। आपको बताएं कि कल एक कार्यक्रम था जिसमें डिप्टी सीएम मौजूद थे, एक निजी स्कूल का कार्यक्रम था और वहां पर कोरोना के जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल है उनकी धज्जियां उड़ी थी। एक भी व्यक्ति मास्क नहीं पहने था। डिप्टी सीएम खुद समझ भी नहीं रहे हैं
नियमों का पालन नहीं करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फोकस टेस्टिंग की बात करें तो जब यह अभियान चला तो यूपी को बड़ी कामयाबी मिली और उसमें सबसे अव्वल भी रहा। अब जो है वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बरेली का रुख करते हैं। यहाँ पर कोरोना के 68 नए मरीज मिले, 1 साल का बच्चा भी इसमें शामिल है। 68 नए मरीज मिले हैं। मरीजों में 1 साल का बच्चा भी शामिल है जो संक्रमित हो गया है और 325 पहुंच गई है जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। ये एक्टिव केसेस की बात करो, 325 एक्टिव केसेस हैं। बरेली से खबर, 68 नए मरीज मिले जिसमें एक छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा भी शामिल है। लखनऊ विश्वविद्यालय की 6 अप्रैल से होने वाली परीक्षाएं अब स्थगित हो गई हैं। अब 11 अप्रैल के बाद ही एग्जाम्स होंगे। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बढ़ते कोरोना केसेस के चलते फैसला लिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। 11 अप्रैल के बाद ही अब परीक्षाएं होंगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कोरोना के केस मिले थे जिसके बाद यह फैसला लिया गया। परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब लखनऊ यूनिवर्सिटी की 6 अप्रैल से जो परीक्षाएं थी उनको फिलहाल स्थगित करके 11 अप्रैल के बाद ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। आपको बता दें यहां फैकल्टी समेत कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि जो एग्जाम यहां पर 6 अप्रैल से शुरू होने जा रहे थे उनको अब 11 अप्रैल के बाद नई डेट शीट के तहत करवाया जाएगा। परीक्षाएं फिलहाल पोस्टपोन्ड हो गई हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की। अब 11 अप्रैल के बाद ये परीक्षाएं होंगी। चलिए गंगा सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में 84 कोस की परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने पर अयोध्या के संत समाज ने खुशी जताई है। इस दौरान मंदिरों में मिठाइयां बांटी गईं। सभी संतों ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। सूबे के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक सुल्तानपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अधिवक्ता संघ के 100 साल के पूरे होने पर शताब्दी समारोह में शिरकत की। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनकी सरकार में 4 एक्सप्रेसवे बन रहे, अपराध भी काफी हद तक कम हुआ। अंबेडकर नगर में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया। एडीएम के नेतृत्व में तहसील तिराहे पर चेकिंग अभियान चला जिसके तहत बिना मास्क पहने लोगों का चालान काटा गया। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील की गई। पंचायत चुनाव के लिए संगम नगरी प्रयागराज में भी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन को लेकर उम्मीदवारों में बेहद उत्साह दिखा। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में यहां पर कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। हालांकि पुलिस और दूसरे कर्मचारी लोगों को समझाते हुए भी दिखाई दिए। फतेहपुर में पुलिस ने ड्रोन की मदद से अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 128 लीटर अवैध शराब बरामद की। साथ ही एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने भारी मात्रा में लहन और 2 भट्टियों को नष्ट किया। प्रतापगढ़ में गौशाला अवैध शराब बनाने का धंधा यहां पर चल रहा था। हथिकामा थाना इलाके में नौबस्ता में मौजूद गौशाला में छापेमारी हुई और इस दरमियान 10 करोड़ रुपए की शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने बीट दारोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया। औरैया में चोरों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की दीवार काटकर सेंधमारी की कोशिश की लेकिन उन्हें कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। सुबह बैंक के गार्ड ने जब बैंक के पीछे की दीवार टूटी देखी तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। तुरंत ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।